Everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter number 4 of your geography, that is agriculture. This is very important chapter for your boards too. Please pay attention to this chapter and follow all the parts that will come. Now, let's start this chapter. What they're saying. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, वी ऑल नो दैट. यहाँ पर एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. और इस कंट्री की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, रिमेंबर इट. एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. और बहुत ढेर सारा खाना जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सब हमें एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है. Besides goods grain, it also produces raw material for various industry. ये goods grains तो food grains तो देता ही है, बट बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, जिससे कुछ अलग या दूसरा प्रोडक्ट बनता है. कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? Moreover, some agricultural products like tea, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. और बहुत सी चीज़ें जो हमारे एग्रीकल्चर की हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करी जाती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने टाइप की होती है? एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एज या एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री, यानी बहुत पुरानी एक्टिविटी है हमारी कंट्री में. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. कह रहे हैं ये बहुत पुरानी एक्टिविटीज़ है और इतने सालों में जो कल्टिवेशन मेथड है वो भी चेंज हुए हैं. अगर आप देखें ध्यान से तो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, जो भी हुए हैं, बट या सोशो कल्चरल प्रैक्टिस हो गई, चेंजेस तो आए हैं. वो सेम तरीके से हम नहीं करते हैं, भी एग्रीकल्चर चेंज आते गए हैं. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. और फार्मिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस हिसाब से कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या आप उसे जो है अर्निंग करना चाहते हो, व्हाटएवर. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. देखते हैं वो कौन से सिस्टम है जो हमारी कंट्री में फॉलो करे जाते हैं फार्मिंग के. So number 1 is primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dowel and digging sticks and family community labor. कह रहे हैं ये जो है ये अभी भी कुछ जगहों पे या कुछ छोटी छोटी जगहों पर इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती है primitive subsistence farming. क्या होता है बच्चों, इस subsistence agriculture farming में जो है छोटी छोटी लैंड्स को लिया जाता है. ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं होती है, ज़मीन छोटी होती है. वहाँ पे टूल्स जो होते हैं वो पुराने ज़माने के होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं. कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी नई नहीं होती है, सारे पुराने टूल्स या फैमिली जो के मेंबर्स होते हैं वही वहाँ पे लेबर करते हैं. अलग से लेबर नहीं बुलाई जाती है और वो लोग करते हैं. मोस्टली ये वाली फार्मिंग आप देखोगे तो लोग पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं कि छोटी जो लैंड होती है उससे आप क्या अर्निंग कर पाएंगे. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. ये कई बार मतलब सिर्फ मानसून पे ही डिपेंड करती है कि जितनी बारिश होगी उस हिसाब से फसल होगी. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कितनी फर्टाइल है या नेचुरल तरीका ही इसमें लिया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करा जाता है. एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशन, और बाकी एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं वो सुटेबल है या नहीं टू द क्रॉप्स ग्रोन, और उसके हिसाब से ही फार्मिंग यहाँ पर होती है. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. एक तरीके से आप इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कह सकते हैं. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. क्या करते हो, एक पैच लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं ज़मीन का, उसको क्लियर कर लेते हो और उसके ऊपर सीरियल और द फूड क्रॉप्स जो है वो लगाते हैं. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. फिर दूसरा टुकड़ा ले लेते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं फार्मिंग करने. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इससे क्या होता है कि जो खराब सॉइल थी उसको वापस से फर्टाइल होने का टाइम मिल जाता है. ठीक है, एक ही जो सॉइल है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करा जाता है. वी कैन से दैट थ्रू नेचुरल प्रोसेस. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. तो यहाँ पर जो भी लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, यानी ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है चीज़ों का. नेचुरल तरीके से जितना भी आउटपुट मिलेगा, जितना भी क्रॉप्स ग्रो होगा उतना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्यों नहीं उगा सकते कि फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो हाइब्रिड वगैरह वाली चीज़ें नहीं होती हैं. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को. कैन यू नेम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? तो ये फार्मिंग कैसी है देखते हैं. इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, झूमिंग. पैमलॉ इन मणिपुर,
और मणिपुर में पैमलॉ कहते हैं। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे दीपा कहते हैं। नाउ जूमिंग, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉर्निको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो ये जूमिंग के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया। तो इंडिया में इसको बेवार दहिया कहते हैं, मध्य प्रदेश में पोड़ू बोलते हैं, पैंडा में, इन आंध्र प्रदेश पामाडोबी और कुमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वत्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालय बेल्ट, कुरुवा in Jharkhand and Juming in the northeastern region. तो we'll remember the most interesting name, that is Juming. बाकी आप याद मत रखिए, this is just for your knowledge, just for your information कि इतने different name है. You can see the figure of the Juming farming. Now there's one story, let's study that. रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। रिंझा जो है अपनी फैमिली में एक छोटी सी विलेज में रहती है फैमिली के साथ, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीपू इन असम। आउटस्कर्ट्स में रहती है, दीपू एक मे बी सिटी होगी या फिर टाउन हो गया, विलेज होगी, उसके आउटस्कर्ट्स यानी बाहर का जो इलाका होता है बेसिकली वहाँ पर। शी एंजॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग ए पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। और इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती है, कैसे उसके फैमिली मेम्बर्स जो है स्लैश बर्न प्रैक्टिस करते हैं और अदर पैच को यूज़ करते हैं लैंड के। शी ऑफन हेल्प्स दैम इन गेटिंग द फील्ड्स, कई बार वो हेल्प करती है इरिगेशन में फील्ड्स के, विद वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कैनाल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। और वाटर कैसे आ रहा है, पास के किसी कैनाल से और बैम्बू के थ्रू आ रहा है। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वांट टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन। और उसे सराउंडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं और वो यहीं रहना चाहती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग fertility of the soil and a family search for fresh a patch of land in the next season. बट उसको नहीं पता है कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो ख़राब हो जाती है और फिर उसकी फैमिली मेम्बर को नेक्स्ट सीजन में किसी और ज़मीन को ढूंढना होगा और वहाँ जा कर के रहना होगा और वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे. So they doesn't used to live in the same place. Can you name the type of farming Rinja's family is engaged in? तो आप क्या बता सकते हैं कि रिंजा की जो फैमिली है वो कौन सी फार्मिंग करी है? Can you enlist some crops which are grown in such farming? क्या आप बता सकते हैं कुछ क्रॉप्स के नाम जो इस फार्मिंग से करे जाते हैं, उगाए जाते हैं? So this is the type of activity you can do it by yourself and also you can comment in the comment box इसका आंसर. Intensive subsistence farming is second type of फार्मिंग. आपने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो समझ ली और अब हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की. नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन. तो ये फार्मिंग वहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और लैंड के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसको ज़्यादा आउटपुट देना होता है, ज़्यादा लोग हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. इसमें लेबर यूज़ करी जाती है. वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. और यहाँ पे बहुत ढेर सारे बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ करे जाते हैं और इरीगेशन भी अच्छे से प्रैक्टिस करा जाता है जिससे हायर प्रोडक्शन अचीव करा जाए. नाउ कैन यू नेम सम ऑफ दी स्टेट्स ऑफ इंडिया विच वेयर सच फार्मिंग प्रैक्टिस? तो आप कुछ स्टेट्स के नाम बताइए जहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस होती है. दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल. कह रहे हैं अब क्या हो गया, एक राइट हो गया इनहेरिटेंस का कि भाई जिसकी ज़मीन है फिर उसके बच्चे को मिलती है आगे जाकर के जो भी उसका सक्सेसर होता है. इससे क्या हुआ है, जो लैंड है वो डिवाइड होने लगी अमंग सक्सेसिव जनरेशन में डिवाइड होते होते वो कम हो जाती है. ठीक है, तो लैंड होल्डिंग साइज क्या अनइकोनॉमिकल, मतलब अभी उतना बड़ा नहीं रहा है तो क्योंकि कुछ लोग बेच देते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो लैंड जो है वो छोटी होती जा रही है इस डिवीजन की वजह से. तो इतना इकोनॉमिकल नहीं है, अनइकोनॉमिकल हो गया, इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है. द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड. तो अब क्या हो रहा है, ज़मीन कम हो चुकी है बट आउटपुट क्या है अभी भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, तो इसलिए मैक्सिमम आउटपुट चाहिए लिमिटेड लैंड से. इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. और जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो भी अल्टरनेटिव है नहीं, सिर्फ यही इसी पे डिपेंड कर रहे हैं लोग बहुत से एग्रीकल्चर के ऊपर. दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड. तो इससे क्या है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर बहुत ढेर सारा प्रेशर है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिया हुआ है 4.2 बनाना प्लांटेशन इन
सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कैसे पास जो हैं ट्रीज लगे हुए हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट. ये कमर्शियल फार्मिंग मैं दूसरे पार्ट में डिस्कस करूँगी. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर को आप इंटरेस्ट लेके समझिए बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर आई वुड से. तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और मेक एंश्योर कि आपने वीडियो लाइक कर दी है और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, एंड ऑल्सो मेक अ कमेंट and answer few questions which I had asked to you, and we'll meet in the next class. Until then, take care. Bye bye, students.